गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन फैमिली की। ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर मैं नाइट्रोजन फैमिली तुम्हें बता रहा था। आज का लेक्चर जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो बच्चे लाइव क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं उसको काफ़ी चीज़ें इसमें पता होंगी। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम क्या बोला था कि नाइट्रिक एसिड की जब हम बात कर रहे थे तो नाइट्रिक एसिड में बेटा हमने ओस्टवाल प्रोसेस देख ली थी। और कौन सी प्रोसेस थी दूसरी? इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू हम क्या कर रहे थे, नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड की बेटा रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होती है। मैं तुम्हें बोला था लास्ट टाइम पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक टेबल देख लेना। मैं बार बार सेम चीज़ बोल रहा हूँ, तुम्हें पता भी होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर तुम देख रहे होगे। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू हम इन रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा ईजी कर देते हैं। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? कि जब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की, नाइट्रिक एसिड दो टाइप से हमारे पास रहेगा, एक डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा, एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा। तो पूरी एलिमेंट्स को लर्न करने से अच्छा है कि हमारे पास एक ट्रिक आ जाए जिसके थ्रू हम आसानी से देख लें कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे बनने वाला है। जैसे देखो बेटा, ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखना, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। हमारे पास सबसे पहले आ गया टाइप्स ऑफ मेटल। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेटल। टाइप्स ऑफ मेटल में क्या है, यहाँ पे क्या लिखा गया है बेटा कि कौन सी टाइप के मेटल्स हमने ले रखे हैं यहाँ पे? नेगेटिव एसआरपी। नेगेटिव एसआरपी मतलब ऐसे मेटल्स हमने कंसिडर कर रहे हैं सबसे पहले कि जिसकी एसआरपी वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। तुम्हें लग रहा होगा इतना ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, बट शॉर्ट ट्रिक है। इससे बहुत आसानी से तुम्हें केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है बता सकते हो। बट एक बात बिल्कुल ध्यान से समझना, हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड की। किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रिक एसिड की। और नाइट्रिक एसिड में भी कौन सा? कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। हमें पता है एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी हो सकता है और डाइल्यूट फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। अगर हम नेगेटिव एसआरपी वाले एलिमेंट्स लेते हैं जिसकी वैल्यू नेगेटिव है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, अगर वो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव एसआरपी वाले कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? मेटल नाइट्रेट फॉर्म होगा प्लस NO2 बनेगा। खत्म। जितने भी मेटल्स की नेगेटिव एसआरपी वैल्यू होगी, अगर वो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? मेटल नाइट्रेट प्लस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और अगर यही नेगेटिव एसआरपी वाले मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटा? डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल नाइट्रेट तो कॉमन है, बट ध्यान से समझना, यहां पे बन रहा था NO2, यहां पे बनेगा N2O। समझ गए दोनों बात को? जो नेगेटिव एसआरपी वाले मेटल्स हैं जिसकी वैल्यू नेगेटिव है, अगर वो डाइल्यूट के साथ जाएंगे या कंसंट्रेटेड के साथ जाएंगे तो तुमने पूरे मेटल्स को नहीं देखना है, रिएक्शंस रटनी नहीं है, केवल ये देख लेना जिसकी वैल्यू नेगेटिव है वो कंसंट्रेटेड के साथ जाएगा तो मेटल नाइट्रेट के साथ क्या बनाएगा? NO2। जबकि अगर डाइल्यूट के साथ जाएगा तो मेटल नाइट्रेट के साथ बनेगा N2O। पहली बात। अगर वेरी डाइल्यूट वहां पे तुम्हें क्वेश्चंस में गिवन रहता है, वैसे मेंस तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, अगर वेरी डाइल्यूट पूछा जाता है तो मेटल नाइट्रेट के साथ साथ, मेटल नाइट्रेट तीनों में कॉमन है बेटा, नेगेटिव एसआरपी मेटल अगर कंसंट्रेटेड के साथ जाएंगे, चाहे डाइल्यूट के साथ चाहे वेरी डाइल्यूट के साथ जाएंगे, तो क्या है? मेटल नाइट्रेट तो तीनों में कॉमन है। बट जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, कंसंट्रेटेड में NO2 है, डाइल्यूट में N2O है, जबकि अगर वेरी डाइल्यूट की बात करेंगे तो NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, या NH3 यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। सेम कंडीशन अगर हम पॉजिटिव एसआरपी की बात करें, हमें पूरे मेटल्स रटने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए पॉजिटिव एसआरपी। पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तुमने पढ़ा था लेके रब से फरियाद, एक वो पढ़ा था लेके 12 सरदार का नाम मागे अली महान, जानकर फेंके सीडी को ही नीचे। ठीक है, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा, वैल्यूज तुम्हें साइड में गिवन होंगी। अगर पॉजिटिव एसआरपी वाले कोई एलिमेंट्स हैं और पीबी लेड उसमें है, तो ये जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जाएंगे बेटा तो सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। देखो, पॉजिटिव एसआरपी और नेगेटिव एसआरपी में अगर कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेम प्रोडक्ट है। देख रहे हो, दोनों प्रोडक्ट सेम है। कंसंट्रेटेड में पॉजिटिव और नेगेटिव एसआरपी प्लस लेड दोनों सेम प्रोडक्ट देंगे मेटल नाइट्रेट के साथ NO2। बट यहां पे तुम्हें थोड़ा सा क्या दिखेगा? वेरिएशन दिखेगा। मेटल नाइट्रेट के साथ क्या मिलेगा? NO यहां पे फॉर्म हो जाने वाला है। अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें या SN की बात करें, तीन की अगर बात करें, तो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ यहां पे एक एसिड बनेगा बेटा, एक एसिड। ठीक है, एक एसिड यहां पे बनेगा, भी मैं दिखाता हूं कैसे। प्लस यहां पे क्या बनेगा? NO2। और ये जो NO2 रिलीज हो रही है बेटा, ये होती है ब्राउन कलर की गैस। सॉल्ट एनालिसिस में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, तो ट्राई करो कि ये गैसेस के नाम या कलर यहीं पे रट लो। ठीक है, NO2 किस कलर की निकलने वाली है? ब्राउन कलर की गैस होने वाली है। बाकी यहाँ पे ये जो मैंने बना रखा है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी।
पॉजिटिव एसआरपी वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मेटलॉइड ना डाइल्यूट के साथ जा रहा है ना वेरी डाइल्यूट के साथ। तो ये चार्ट एक बार देखो और अब देखो आगे। जैसे हमने लिया नेगेटिव एसआरपी वाले एक मेटल्स हमने ले रखे यहाँ पे, नेगेटिव एसआरपी, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सा है बेटा? जिंक। अगर जिंक कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जाएगा, एक प्रोडक्ट तो कॉमन है, कौन सा? NO2, ये तो बनेगा ही बनेगा, बट उसके साथ क्या बन रहा है बेटा? मेटल नाइट्रेट। क्या बन रहा है? मेटल नाइट्रेट। चाहे कंसंट्रेटेड लो चाहे डाइल्यूट लो, ये तो कॉमन है बेटा, चाहे कंसंट्रेटेड लोगे चाहे डाइल्यूट लोगे, मेटल नाइट्रेट तो दोनों में फॉर्म होगा, ठीक है। बट जब हम बात कर रहे थे किसकी? कंसंट्रेटेड के, तो क्या बन रहा था? NO2, जबकि डाइल्यूट में क्या बन रहा है बेटा? N2O। नेगेटिव एसआरपी, नेगेटिव एसआरपी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर रिएक्ट करेगा, ये चार्ट बहुत अच्छे से बना लेना, बहुत आसान तरीका है। नेगेटिव एसआरपी मेटल अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल नाइट्रेट के साथ NO2, मेटल नाइट्रेट के साथ NO2। अगर यही डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा तो डाइल्यूट के साथ क्या बन रहा है? मेटल नाइट्रेट प्लस N2O, मेटल नाइट्रेट प्लस N2O। क्लियर है बात? अब आते हैं बेटा पॉजिटिव एसआरपी के साथ। पॉजिटिव एसआरपी अगर कॉपर को तुम देखोगे, इसकी जो एसआरपी वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मैं 2 एग्जांपल लेके आ रहा हूँ, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ इससे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर हम पूरी रिएक्शंस लिखेंगे तो इस ट्रिक की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो पॉजिटिव एसआरपी में हम क्या ले रहे हैं? कॉपर ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड के साथ जाएंगे। कॉपर अगर कंसंट्रेटेड के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा? मेटल नाइट्रेट प्लस NO2। कंसंट्रेटेड के साथ क्या बनना चाहिए? मेटल नाइट्रेट, मतलब जो भी मेटल है, कॉपर है तो कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2। और अगर ये ही डाइल्यूट के साथ जाएगा तो डाइल्यूट के साथ क्या बनेगा बेटा? मेटल नाइट्रेट प्लस NO, मतलब कॉपर नाइट्रेट प्लस NO। क्लियर है यहां तक की बात? तो ये जो टेबल हमने बना रखी है ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे तुम किसी के भी कोई सी भी एलिमेंट की नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस लिख सकते हो। वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स है बेटा, अदरवाइज हमें 3 से 4 रिएक्शंस केवल एक एलिमेंट की हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे जिंक की बात करूँ 2 तो यही है, कॉपर की बात करूँ 2 है, तो केवल 2 एलिमेंट्स की 4 रिएक्शंस होगी, मैं रटना नहीं है इसको, ठीक है। बट थोड़ा सा ये देखना है इसमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है बात? इतनी बात एकदम क्लियर है। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा बैक ले रहा हूँ, इसको तुम नोट कर लेना। रिएक्शंस विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शंस विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। या साइड हट रहा हूँ मैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गया, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ये इसके एग्जांपल्स हैं, ओके। अब देखो, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा कंसंट्रेटेड HNO3 की ले रहा हूं मैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अब तुमने करना क्या है? आराम से एक बार रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल लेना, तभी जाके समझ आएगा, तभी जाके मजा भी आने वाला है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो एक चीज तो कॉमन है, जो रिलीज वाली गैस है वो कौन सी है? जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी है बेटा? NO2, NO2, NO2। चाहे पॉजिटिव एसआरपी हो, चाहे नेगेटिव एसआरपी हो, चाहे मेटलॉइड नॉन मेटल्स हो। एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लेके 12 सरदार का नाम। तो NO2 तो कॉमन है, मेटल नाइट्रेट ये भी कॉमन है। तो कहाँ पे फर्क आ रहा है? जब मेटलॉइड्स आ रहे हैं ये बना रहा है एक एसिड, ये क्या बना रहा है? एक एसिड। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखो बेटा, जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मैंने तुम्हें बनाया था कि NO2 क्या है? ब्राउन गैस। NO2 क्या है? जो रिलीज हो रही है ब्राउन गैस है। अब जितने भी एलिमेंट्स तुम्हें बता रहा हूँ मैं, जितने भी मेटल नाइट्रेट या एक एसिड बना रहे हैं, जितने भी मेटल नाइट्रेट या एक एसिड यहाँ पे बनेंगे, हर किसी में NO2 रिलीज होगी ही होगी, इसलिए मैंने वो साइड में रख दिया। कैसे? जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे जिंक लिया, ठीक है। जिंक को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं बेटा? कॉन्क HNO3 के साथ, कॉन्क HNO3 के साथ। तो क्या बनने वाला है? मेटल नाइट्रेट, ये जो लिखा हुआ है जिंक नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस। होल ट्वाइस क्यों बेटा? क्योंकि जो NO3 है उसमें 1 है वैलेंसी, ठीक है, और Z में क्या होती है? +2, तो क्रॉस जाएंगे तो क्या हो जाएगा? Zn NO3 होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पे क्या रिलीज होगी? NO2, और इसका कलर क्या है बेटा? ब्राउन कलर। इसका कलर क्या है? ब्राउन कलर। NO2 का कलर क्या है? ब्राउन कलर है। कॉपर को अगर लेंगे, कॉपर नाइट्रेट। कार्बन अगर ले रहे हैं, CO2 + H2O, कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको एक बार नोट कर लो बेटा,
ये है तुम्हारे पास। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैंने छोड़ रखी है। जैसे अगर तुम एक दो कार्बन तो ये है, एक कार्बन नीचे आके तुम्हें वापस से मिलेगा, ठीक है, तो इसको नोट करो एक बार। जितने भी एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे तो ये क्या रिलीज करने वाले हैं बेटा, यहाँ पे NO2 गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। कौन सी गैस रिलीज करेंगे? NO2 गैस रिलीज करेंगे। हो गया, समझ आ गई बात? ये तो सिंपल सी चीजें थी। प्लस NO2 प्लस NO2, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तुम्हें दिखा दिया कि सभी में NO2 रिलीज होंगी और ऑलरेडी चार्ट के अंदर भी मैंने तुम्हें दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कार्बन को ये C लिख के, केवल तुम्हें ये C लिख के, इसमें काफ़ी रिएक्शंस तुमसे पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे C लिख दिया प्लस HNO3 दे दिया और पूछा है प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। अब ये जो कार्बन है बेटा, ये जो C यहाँ पे लिखा है, ये चारकोल हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से समझना, चारकोल हो सकता है, ये डायमंड हो सकता है और ये ग्रेफाइट हो सकता है। क्या बोला मैंने? बाकी चीज़ तो बिल्कुल जो हमने ट्रिक में लिखा रखा वही है, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ अभी मैं केवल, ठीक है, इससे नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम कंसनट्रेटेड के साथ जिंक को रिएक्ट कराएंगे तो ये मैंने बता दिया, कॉपर का मैंने बता दिया। अब ये जो कार्बन कार्बन यहाँ पे लिखा गया है, तो ये जो पहला कार्बन है बेटा, ठीक है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो वाटर बना रहा है, ये कार्बन होता है बेटा चारकोल। ये क्या होता है? चारकोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है? चारकोल। मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर सिंपल कार्बन दे दिया, ठीक है, तो उसके 3 मायने हो सकते हैं, 3 मीन्स उसके हो सकते हैं। वो चारकोल हो सकता है, वो डायमंड हो सकता है, वो ग्रेफाइट हो सकता है। वो चारकोल हो सकता है, वो डायमंड हो सकता है, वो ग्रेफाइट हो सकता है। तो डायमंड तो रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। ये जो सेकंड कार्बन है, ये क्या है बेटा? ये है डायमंड, लिख लेना इसमें डायमंड। ये क्या है? ये है चारकोल। तो यहां पे क्या बनेगा? ये डिपेंड करता है, कार्बन अगर HNO3 के साथ जा रहा है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जा रहा है, तो डिपेंड करता है ये जो C यहाँ पे जो कार्बन लिखा गया है, ये चारकोल है, डायमंड है या ग्रेफाइट है। तो डायमंड तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। अगर चारकोल रहेगा तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है? CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यहाँ पे बनने वाला है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है बेटा इतनी बात? नोट कर लो इसे, ठीक है। अब देखो आगे, ये बोरोन अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H3BO3, H3BO3, ठीक है। P4H3PO4, AsH3ASS4, ठीक है। इस तरीके से क्या बन रहे तुम्हारे सब के सब एक एसिड है, अगर ध्यान दे रहे होगे। फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड है, तो इस सब के सब क्या है? एक एसिड है। ये सभी क्या है बेटा? एक एसिड है जिसके लास्ट में एक आ रहा है। मैंने तुम्हें लास्ट में दिखाया था बेटा बी चार्ट में कि अगर मेटलॉइड, नॉन मेटल या एसएन रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है बेटा? यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है? एक एसिड प्लस NO2। NO2 सब में कॉमन है कंसंट्रेटेड के साथ। कलर ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये सभी क्या है बेटा? ये सब फॉर्म कर रहे हैं क्या? एक एसिड। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही होंगी चीज़ें कि ये जो मेटल्स हैं, नाइट्रेट प्लस NO2 ब्राउन कलर की, अगर मेटलॉइड नॉन मेटल एसएन रहेगा तो एक एसिड यहाँ पे फॉर्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये है तुम्हारा बेटा लास्ट जो मैंने बोला था, ग्रेफाइट। SO2 अगर रिएक्ट करेगा, अगर SO2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? SO4 2- सल्फेट आयन। जबकि जो कार्बन ग्रेफाइट है वो क्या बनाएगा? C6COOH6, ठीक है। देख लो, इसको नोट कर लो। हो गया? नोट हो गया बेटा? ठीक है। अगर ये चारकोल है, अगर ये क्या है? चारकोल है तो CO2 प्लस H2O। अगर ये डायमंड है तो कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी। लिख लेना इसमें आगे, चारकोल डायमंड। और अगर ये ग्रेफाइट है तो क्या बना रहा है? C6COOH6, ठीक है। ये लिख लेना। और इसका नाम अच्छा है, इसका नाम जो है वो मेलाटिक एसिड होता है। मेलाटिक एसिड, मेलाटिक एसिड, मेलाटिक एसिड, इसका नाम है मेलाटिक एसिड। ग्रेफाइट के साथ अगर कंसंट्रेटेड HNO3 जाएगा तो मेलाटिक एसिड बनेगा। क्लियर है बात? अब इसमें तुमने क्या करना है? सबसे पहले तो एक चार्ट, ये सभी को पता होना चाहिए,
ठीक है। इसकी ठीक बाद जो सबसे कॉमन एग्जांपल है ये लिख लेना, जिससे थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए हम कर क्या रहे हैं। और यहाँ पे बेटा देखो, ऊपर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं बात करूँ जिंक की बात करूँ, कॉपर की बात करूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट कार्बन के केस में मैं वापस से बोल रहा हूँ, तीनों पता होना चाहिए। डायमंड कभी भी कंसनट्रेटेड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हम बात कर रहे हैं चारकोल की, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रेफाइट की, तो वहाँ पे बनेगा मेलेटिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C6COOH6। ये थोड़े तुम्हें लर्न करने हैं कि अगर ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ या एसएन के साथ, देखो ये सब के सब क्या बन रहे हैं, एक एसिड। तो ये चार्ट बेटा थोड़ा प्रॉपरली बनाना। और इन सभी में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, इन सभी में गैस रिलीज हो रही है कौन सी, NO2, और जिसका कलर है ब्राउन। मैं इतने बार इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेटा ये क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं एडवांस लेवल में भी। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो समझ आएगा कैसे ABC करके, एलिमेंट A, एलिमेंट B, एलिमेंट C करके तुमसे घुमा फिरा के इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो हो गया बेटा, इसको नोट कर लो, ठीक है, बोर्ड से हट रहा हूँ मैं, नोट कर लो इसे। ओके, तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन समझ आ गई। हमने ओस्टवार्ड प्रोसेस से बनाया था, इलेक्ट्रिक आर्क से बैकलैंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात कर रहे थे, इसकी रिएक्शंस की, तो ये रिएक्शंस हैं इसकी, ठीक है। ओके, अब बात आती है बेटा फॉस्फोरस की, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी लाइव क्लास में बता चुका हूँ, बट जिस बच्चे ने लाइव क्लास अटेंड नहीं करी है उसके लिए ये लेक्चर्स मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो फॉस्फोरस है, अगर इसकी केमिस्ट्री में हम जाएँ तो इसके जो फॉस्फोरस की एलोट्रॉप्स होते हैं, फॉस्फोरस की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो 3 है, वाइट या येलो हम इसको बोलते हैं, सेकंड आता है रेड, और थर्ड आता है ब्लैक। वाइट, रेड एंड ब्लैक। सबसे ज़्यादा जो डेंस होता है वो होता है ब्लैक, उससे थोड़ा कम डेंसिटी होती है रेड की, सबसे कम डेंसिटी होती है वाइट फॉस्फोरस की, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस में जो स्मेल होती है बेटा, वाइट फॉस्फोरस में जो स्मेल होती है वो गार्लिक स्मेल होती है। वाइट फॉस्फोरस बिल्कुल देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ना, लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके ABC करके जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ रिएक्शंस तो पूछी जाती ही हैं, बट ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं यहाँ से। जैसे नीट के लिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से भी दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे हम अगर वाइट फॉस्फोरस की बात करें तो मैं क्या बोल रहा हूँ वाइट फॉस्फोरस में, सबसे पहले कि इसकी जो स्मेल होती है वो गार्लिक स्मेल होती है, और ये होता है बेटा पॉइजनस, गार्लिक स्मेल और पॉइजनस, ठीक है। जो लोग इसके फॉस्फोरस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी से भी रिलेटेड अगर फॉस्फोरस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक डिजीज़ होती है जिसको बोला जाता है बेटा फॉसी-जॉ, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, फॉसी-जॉ बोला जाता है। जिसमें देखो पर्सन वर्किंग विथ फॉस्फोरस डेवलप अ डिजीज इन विच द जॉ बोन्स डीके। जॉ बोन्स क्या होती है, इसमें डीके होती है, जिसको क्या बोला जाता है, इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट के जो बच्चे हैं वो देख लो, इस डिजीज़ का नाम है फॉसी-जॉ। क्या नाम है, फॉसी-जॉ, PHOSSY, फॉसी-जॉ। जो फॉस्फोरस के डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, जो भी, वहाँ पे एक डिजीज़ होती है जिससे क्या होते हैं, अपने बोजोन डीके होते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं फॉसी-जॉ बोल रहे हैं। तो पहला जो हम बात कर रहे हैं वाइट फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स में, वाइट फॉस्फोरस रेड एंड ब्लैक, वाइट और येलो दोनों सेम चीज़ है, गार्लिक स्मेल इसकी है, और जो डिजीज है इससे वो है फॉसी-जॉ। इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इट अंडरगोज स्लो कंबशन। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है बेटा वाइट फॉस्फोरस, ये क्या करता है, हल्का सा कंबशन इसमें स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉल्ड फॉस्फोरेंस। इस कंबशन में क्या होता है बेटा कि हल्का सा ग्लो करता है डार्क में। क्या बोला मैंने कि जो वाइट फॉस्फोरस है, मैंने लाइव क्लास में बताया था बट मैं वापस से बोल रहा हूँ, जो वाइट फॉस्फोरस है बेटा, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो जैसे ही ये क्या करता है, एयर के कांटेक्ट में आता है तो हल्का सा कंबशन इसमें स्टार्ट होता है, जिससे क्या होगा, डार्क ग्लो होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोरेंस, इस कॉल्ड फॉस्फोरेंस। इसको क्या बोला जाता है, फॉस्फोरेंस बोला जाता है, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इट अंडरगोज स्लो कंबशन एंड ग्लो इन डार्क, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, इस प्रोसेस को बुला रहा है फॉस्फोरेंस। मैं वापस से बोल रहा हूँ, नोट्स प्रॉपर बना लेना, क्योंकि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो पूछी जा सकती है। इग्निशन टेम्परेचर की मैंने तुम्हें बताया, इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो कम से कम टेम्परेचर जहाँ पे सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो वो कौन सा है बेटा, इसका 30 डिग्री सेल्सियस। इग्निशन टेम्परेचर इज लो, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, किसका, वाइट फॉस्फोरस का। हम बात कर रहे हैं वाइट और येलो फॉस्फोरस की, ठीक है। एक तो फॉसी-जॉ हमने पढ़ लिया है, जो इससे डिजीज हो रही है, दूसरा इसका इग्निशन टेम्परेचर की अगर बात करें 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इट रेडिली कैच फायर, सेम इग्निशन टेम्परेचर मतलब जो इजीली क्या कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है।
इट रेडिली कैच फायर गिविंग डेंस फ्यूम ऑफ फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या कर लेता है, डेंस फ्यूम बनाता है, जो किसकी होती है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की, P4O10 या P2O5। अब P2O5 और P4O10 क्या चीज़ है, ये दोनों सेम ही है बेटा। P2, अगर P2O5 को तुम देखोगे, ये क्या है, इसी का डाइमर फॉर्म क्या है, P2O5, और अगर ले लो P2O5 तो P कितने हो गए बेटा 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 10। मतलब ये क्या है, P4O10 क्या है बेटा, डाइमर फॉर्म है किसका, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का। क्या है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें तुम्हें, कि एक तो इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है व्हाइट फॉस्फोरस का, एयर के कांटेक्ट में आती ही क्या कर रहा है बेटा, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है क्या कर रहा है, डेंस फ्यूम क्रिएट कर रहा है और बना दे रहा है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब ये तुमसे आगे पूछा जा सकता है जब तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे किसकी, फॉस्फोरस ऑक्साइड की। वापस सुनना, फॉस्फोरस ऑक्साइड प्रिपरेशन मेथड आ गया है। अगर हम लिमिटेड अमाउंट सप्लाई करें किसकी, एयर की, ऑक्सीजन की। वापस सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो वाइट फॉस्फोरस है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद क्या बना रहा है बेटा, P4O10 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्लियर है इतनी बात। दूसरी चीज क्या मैं बोल रहा हूँ, इसी को तुम आगे वापस से पढ़ोगे कि P4O10 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रिपरेशन मेथड बताओ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि फॉस्फोरस अगर लिमिटेड अमाउंट में रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा P2O3, और अगर एक्सेस अमाउंट हम लेंगे तो बनाएगा P2O5। अगर लिमिटेड अमाउंट है तो बनाएगा फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड, और अगर एक्सेस अमाउंट में लोगे तो बनाएगा फॉस्फोरस क्या, पेंटा ऑक्साइड। नहीं समझ आया, वापस देखो। मैं बोल रहा हूं ये आगे प्रिपरेशन मेथड में पढ़ेंगे वैसे, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट ले रहे हैं ऑक्सीजन का, ये क्या है, लिमिटेड अमाउंट है, तो ये बनाएगा P2O3 फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड। और अगर मैं एक्सेस अमाउंट में लूं ऑक्सीजन को तो ये बनाएगा, एक्सेस में अगर लेंगे तो बनाएगा P2O5। तो लिमिटेड में बन रहा है फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड, और अगर जब हम एक्सेस अमाउंट ले रहे हैं तो बन रहा है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो ये जो बेटा प्रॉपर्टी है ये है वाइट फॉस्फोरस की। ये किसकी प्रॉपर्टी है, वाइट फॉस्फोरस की। ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक केमिस्ट्री बेटा रटने वाली बहुत ज़्यादा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसके अंदर भी शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हें दी जाए। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ें थोड़ा कम देखना पड़े, बट डिजीज़ क्या होती है इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली नीट के जो बच्चे हैं वहाँ पे क्वेश्चंस बनता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इग्निशन टेम्परेचर कम है, अप्रॉक्स कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इट रेडिली कैच फायर गिविंग डेंस फ्यूम। क्या करता है, बहुत तेजी से फायर को कैच करता है और डेंस फ्यूम बनाता है, जो क्या है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो चीज़ और क्लियर कर दी, अगर लिमिटेड अमाउंट में एयर रहेगी तो बनेगा फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड, और अगर एक्सेस अमाउंट में रहेगी तो बनेगा फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या बनेगा, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अगर येलो फॉस्फोरस को, अगर मैंने क्या करा, येलो फॉस्फोरस को पकड़ा और क्या कर दिया, हीट कर दिया 240 से, येलो फॉस्फोरस को पकड़ा और हीट कर दिया 240 डिग्री सेल्सियस से लेके 250 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें मिल जाएगा रेड फॉस्फोरस। मतलब कुछ भी नहीं करना है, वाइट फॉस्फोरस था, उसको हीट करना स्टार्ट करा, कितने टेम्परेचर पे, 240 से 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो बन जाएगा रेड फॉस्फोरस। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ रेड फॉस्फोरस भी आ गई, प्रिपरेशन ऑफ रेड फॉस्फोरस। व्हाइट या येलो फॉस्फोरस को जब हम हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पे, 240 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा रेड फॉस्फोरस। आसान है, नोट कर लो, नोट कर लो इसे। ओके, मैं एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ तुम्हें वापस से। ये हम बात कर रहे थे किसकी, केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस की। एलोट्रॉपिक फॉर्म है अपने पहले, वाइट फॉस्फोरस, रेड एंड ब्लैक, पहला ये लिखना है। दूसरा हम बात कर रहे हैं वाइट फॉस्फोरस की, तो गार्लिक स्मेल है, पॉइजनस नेचर का है। ठीक है, जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उसमें बनती है फॉसीजो। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आती क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है कंबशन के थ्रू, और इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेंस। ठीक है, आराम से देख लो इसको, मैं हट रहा हूँ साइड में, इसको बोलते हैं फॉस्फोरेंस। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर इसका थोड़ा देख लेना, इग्निशन टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये बनाता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। कब ट्राई ऑक्साइड बताएगा,
ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद है येलो फॉस्फोरस को अगर हीट करोगे तो मिल जाएगा रेड फॉस्फोरस। क्लियर है बात? अब ये है बेटा, ये है तुम्हारा क्या, वाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस, क्या बोल रहे हैं इसको हम, यहाँ पे लिख देता हूँ, येलो और वाइट फॉस्फोरस। होता क्या है, देखो जैसे हमने बोला ये फॉस्फोरस है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस के साथ बनाएगा, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस। मैंने तुम्हें 11th क्लास में भी बताया था केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे, एक चीज़ मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से रटा दी है बेटा, 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, MM, MOM और परऑक्सी M, ठीक है, ये चीज़ मैंने बहुत बार तुम्हें रटा दी है, तो अब मुझे लगता है समझ आती होंगी बातें। वहाँ मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी कि फॉस्फोरस 3 सिंगल बॉन्ड बताता है, एक डबल बॉन्ड बनाता है, याद आ रही होगी तो देखो फॉस्फोरस के केस में अभी सभी फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, तो तीसरा बॉन्ड ये बना बेटा, जो तीसरा बॉन्ड है मैं दिखाता हूँ व्हाइट कलर से, ये बन गया तीसरा बॉन्ड। तो ये फॉस्फोरस और ये फॉस्फोरस 3 बॉन्ड कंप्लीट, ये बन गया इन दोनों का भी, इसके भी 3 बॉन्ड कंप्लीट, इसके भी 3 बॉन्ड कंप्लीट। कैसे कैसे 3 बॉन्ड कंप्लीट, अगर तुम बोलना चाहोगे वापस से तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये फॉस्फोरस था, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, इसके 2 बॉन्ड हो गए, इसका एक ही बॉन्ड और रखा है, इसने बनाया फॉस्फोरस के साथ, इसने बनाया फॉस्फोरस के साथ, एक एक, फिर ये सिंगल और ये सिंगल, तो क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ क्या होता है बेटा, P4 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 इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, जनरली किसकी बात कर रहा हूँ मैं, व्हाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस की बात करता हूँ। इनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स, और तुम्हें पता है जो वैन डर वाल फोर्स होता है बेटा वो कौन सा फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, वैन डर वाल फोर्स। व्हाइट फॉस्फोरस के केस में बिल्कुल ध्यान से समझना, आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाइट फॉस्फोरस लेस स्टेबल है या हाईली स्टेबल है, तो उसका आंसर यहीं से आएगा। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो व्हाइट फॉस्फोरस है या येलो फॉस्फोरस जिसको बोला जा रहा है, उसमें क्या होता है बेटा, वैन डर वाल फोर्स देखने को मिलता है। जो मैं येलो कलर से डॉटेड लाइन दिखा रखी है, ये क्या है तुम्हारा वैन डर वाल फोर्स है। और वैन डर वाल फोर्स क्या होता है बेटा, एक टाइप का वीक फोर्स होता है। केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वैन डर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ही क्या होते हैं, वीक फोर्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो ये है व्हाइट फोर्स का क्या, सॉरी व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। क्लियर है, समझ आती है इतनी बातें? ओके। नेक्स्ट आता है तुम्हारा रेड फॉस्फोरस। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि रेड फॉस्फोरस की प्रिपरेशन कैसे करी थी बेटा, हमने कैसे प्रिपेयर किया था इसको। अगर येलो फॉस्फोरस को हीट करेंगे 240 से 250 पे तो मिल जाएगा रेड, कुछ भी नहीं है नया, समझ आती बातें, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, और दोनों को थोड़ा फिर कंपेयर करना। ये है फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस, ये ठीक है, एक तो ये है। दूसरा हम वापस से मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये। तो अगर तुम देखोगे तो जो ऊपर और नीचे जो फॉस्फोरस हैं, ये फॉस्फोरस और ये फॉस्फोरस, इन दोनों के तीनों बॉन्ड कंप्लीट है बेटा अपने। बट ये जो साइड में फॉस्फोरस है, इनके भी केवल 2 बॉन्ड हैं, ठीक है। कैसे, अब आगे और देखो इसको, थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, अब अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाके रिवाइज करोगे तो इसमें देखो तीनों ही, जो चारों ही फॉस्फोरस हैं, इसमें 3-3 बॉन्ड बना के कंप्लीट हो गए। बाकी इन्होंने क्या करा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वैन डर वाल फोर्स के थ्रू अटैच्ड है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है बेटा, ये जो फॉस्फोरस है ये दूसरे वाले फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये ऑलरेडी किसी और दूसरे चेन के साथ अटैच्ड होगा। मतलब ये पॉलीमेरिक चेन होती है, ये फॉस्फोरस किसी दूसरे चेन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब मैं पूरी चेन तो दिखा नहीं सकता हूँ, तो ये आगे चेन के थ्रू अटैच्ड है। इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। फिर इसने क्या करा, इसके साथ बॉन्ड बनाया, कौन सा बॉन्ड बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। ये आगे वापस से किसके साथ अटैच्ड है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होगा, इस तरीके से। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा ये क्या है, एक पॉलीमेरिक चेन है, इस तरीके से कुछ दिखाई दे रही होगी। ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर ये आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर ये आगे जुड़ा हुआ है, ये आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक पॉलीमेरिक चेन है।
पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो जब हमने बात करी थी किसकी, रेड फॉस्फोरस की, तो रेड फॉस्फोरस में तुम्हें बताऊंगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा ये क्या होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रहता है, और हर फॉस्फोरस एक दूसरे फॉस्फोरस के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। जबकि व्हाइट फॉस्फोरस में क्या था, वहां पे वैन डर वाल फोर्स काम कर रहा था। अब अगर दोनों में तुमसे पूछ लिया क्या, व्हाइट फॉस्फोरस और येलो में, सॉरी किसके बारे में बोल रहा हूं, येलो और रेड में, दोनों में कौन स्ट्रांग है, एक बात कर रहा हूं मैं येलो और एक बात कर रहा हूं रेड। तो हमें पता है रेड में कौन सा बॉन्ड काम कर रहा है, कोवेलेंट, जो स्ट्रांग बॉन्ड है, इसका मतलब ये ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा कौन सा, रेड। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है, नोट करो। प्रिपरेशन मेथड ये हो गया। फिर आता है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस अकेला ऐसा फॉस्फोरस है जिसका स्ट्रक्चर एकदम डिफाइंड है बेटा, ठीक है। इसमें इसके स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, जैसे तुमने वो देखा था ग्रेफाइट देखा होगा, एक लेयर टाइप रहती है, वैसी इसकी भी लेयर्स तुम्हें दिखाई देंगे, ठीक है। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा थियरी है। इट इज़ द ओनली फॉर्म फॉस्फोरस हुज स्ट्रक्चर इज डिफाइंड। इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड कंसिस्ट, अच्छा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है कौन, ब्लैक फॉस्फोरस। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, आराम से समझ लो। जितने भी फॉस्फोरस हैं दूसरे फॉस्फोरस के साथ किसके साथ बॉन्डेड है बेटा, कोवेलेंटली बॉन्ड के साथ अटैच्ड हैं। तो रेड हो गया, वाइट हो गया, रेड हो गया एंड ब्लैक हो गया, वाइट रेड एंड ब्लैक। इसके स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं, इसका स्ट्रक्चर्स तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा बेटा, ये जैसे मैंने ग्रेफाइट में बताया था, ये आया, ठीक है। इस तरीके से का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब वहाँ पे तो क्या रहता है, कार्बन, ठीक है, वहाँ कार्बन रहता है, बट यहाँ कार्बन नहीं होगा। यहाँ क्या रहेगा बेटा, यहाँ रहेगा फॉस्फोरस। जितने भी कॉर्नर्स हैं यहाँ पे सब क्या रहेंगे, फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये है ब्लैक फॉस्फोरस का। थोड़ा सा और डेप्थ में जाओगे तो ब्लैक फॉस्फोरस भी दो टाइप के होते हैं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। बट इतना तुम्हारे अभी कोर्स में है नहीं, पूछा नहीं जाएगा, किसी किसी बुक्स में दे दिया जाता है, बट इतना पूछा नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये है बेटा तुम्हारा क्या, ब्लैक फॉस्फोरस। क्लियर है बात, नोट कर लो। ब्लैक फॉस्फोरस में इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, जब बेटा मैं बात कर रहा था वाइट की, ठीक है, फिर मैंने बात करी रेड की, फिर मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक की। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी तुम्हें देखने को मिल रही होगी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसमें देखने को मिल रही है, अगर मैं इसी में पूछ लूँ किसका ऑर्डर, डेंसिटी का ऑर्डर, इसी में क्या पूछ लूँ बेटा, डेंसिटी ऑर्डर। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है ब्लैक फॉस्फोरस की, उससे थोड़ी कम होती है रेड फॉस्फोरस की, और सबसे कम होती है वाइट या येलो फॉस्फोरस की। ये डेंसिटी का ऑर्डर है, ठीक है। ये है तुम्हारा बेटा क्या, डेंसिटी का ऑर्डर, नोट करो। हो गया क्लियर। सेम मेल्टिंग पॉइंट का भी रहेगा। ब्लैक में क्या है, टाइटली बॉन्डेड है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। रेड में थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, और वाइट में जाओगे तो उस बेचारे में तो क्या है, वैन डर वाल फोर्स काम कर रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, वाइट का। तो सेम ट्रेंड किसका हो जाएगा, ब्लैक का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, रेड का उससे थोड़ा कम, और वाइट का सबसे कम, ठीक है। तो ये हो गया बेटा फॉस्फोरस के जो हमने एलोट्रॉपिक फॉर्म देखी थी, वाइट रेड एंड ब्लैक, वाइट रेड एंड ब्लैक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बताइए, तो ये है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है बेटा तुम्हारा कंपैरिजन बिटवीन वाइट एंड रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारे पास कंपैरिजन बिटवीन वाइट एंड रेड फॉस्फोरस। अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, समझना इसको, कि प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ, कलर की बात करूँ, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूँ। अच्छा, जब भी मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँगा दो टर्म यूज़ करूँगा, एक मैं वाटर बोलूँगा, एक बोलूँगा कार्बन डाइऑक्साइड, CS2, ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वाइट फॉस्फोरस की जब भी हम बात कर रहे हैं बेटा,
व्हाइट फॉस्फोरस, ये है रेड फॉस्फोरस। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ये होता है सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड। पहला लेक्चर अगर तुम्हें याद आ रहा होगा, मैंने बताया था फॉस्फोरस क्या होता है, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है जो इजीली वेपोराइज हो जाता है। तो ये बात कर रहे थे व्हाइट फॉस्फोरस की, क्या होता है बेटा, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है। और प्योर होता है जब क्या होता है, अच्छा जब ये प्योर होगा तो किस कलर का दिखाई देने वाला है, ये दिखाई देगा व्हाइट कलर का। क्लियर है? अब जब ये प्योर होगा व्हाइट कलर का होगा। अगर इसको तुम थोड़ी देर रख दोगे, अगर ये प्योर है व्हाइट कलर का है, अगर तुमने क्या करा व्हाइट फॉस्फोरस को थोड़ी देर ऐसे ही रख दिया तो ये धीरे धीरे अटेन करेगा येलो कलर को। ठीक है, धीरे धीरे क्या करेगा, येलो कलर को अटेन करने लग जाएगा। जबकि रेड फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं, एक तो ब्रिटल पाउडर है, ठीक है, आसानी से चूर चूर टाइप का हो जाएगा। और क्या होता है बेटा, इसका कलर रेड होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेड फॉस्फोरस। क्लियर है बात? ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि मैं व्हाइट भी बोल रहा हूँ येलो भी बोल रहा हूँ, व्हाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस। तो जब प्योर होगा तो व्हाइट होगा, बट अगर कुछ टाइम तुम इसको रखते हुए अटेन करेगा येलो कलर। ऑर्डर की अगर बात करें तो इसकी ऑर्डर होती है गार्लिक, गार्लिक स्मेल, जबकि ये रहता है बेटा रेड रहता है ऑर्डरलेस। तो ये चार्ट बेटा तरीके से प्रिपेयर करना। आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस से 4 नंबर का क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन कार्बन डाइसल्फाइड, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी इन कार्बन डाइसल्फाइड। किसकी बात कर रहे हैं? ये जो पोर्शन है बेटा तुम्हारा किसका है, ये व्हाइट का है, और ये बात कर रहे हैं हम किसकी, रेड की। तो रेड तो जो होता है बेटा जो रेड फॉस्फोरस है, ये चाहे वाटर ले लो चाहे कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, दोनों में इनसॉल्युबल है, दोनों में ही क्या है, रेड इनसॉल्युबल है। जबकि व्हाइट क्या होता है बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइसल्फाइड में CS2 में जब भी हम बात करेंगे व्हाइट फॉस्फोरस की तो ये क्या है बेटा, सॉल्युबल है, जबकि बाकी ये दोनों क्या है, इनसॉल्युबल। वाटर के अंदर तो दोनों इनसॉल्युबल है, वाटर में चाहे व्हाइट ले लो चाहे रेड ले लो, दोनों क्या है, इनसॉल्युबल है। बट अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो व्हाइट वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके पिघल जाएगा। वैसे तो सख्त है बट वहां जाके क्या हो गया, पिघल गया, सॉल्युबल हो गया। किसके अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। केमिकल रिएक्टिविटी वेरी रिएक्टिव, इसका रीजन बता दो। अब अभी तुमने पढ़ा है, अगर मैं केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूं, केमिकल रिएक्टिविटी में क्या बोल रहा हूं, वेरी रिएक्टिव। ठीक है, जबकि यहां मैं तब देख रहा हूं ये, तो इसमें क्या लिखा गया है, लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, जो आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, जो आसानी से बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे के साथ रिएक्ट करने चला जाएगा। तो यहाँ पे तुमने देखा होगा बेटा, केमिकल रिएक्टिविटी में जो व्हाइट फॉस्फोरस है, यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा था। कौन सा फोर्स था बेटा, वो वैन डर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स काम कर रहा था, वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, इसलिए क्या है बेटा, ये वेरी रिएक्टिव है। जबकि यहाँ पे जो बॉन्ड था वो कौन सा था, कोवेलेंट बॉन्ड था। कौन सा बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्टेबिलिटी अनस्टेबल है जबकि स्टेबल है। सेम क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी की बात करो चाहे अनस्टेबिलिटी की बात करो। अनस्टेबल है इसलिए तो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, अनस्टेबल है इसलिए दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब भी हम व्हाइट की बात करेंगे तो ये अनस्टेबल होगा। सेम रीजन है इसका भी, क्या, वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। ऐसा क्यों, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स होता है वीक, जबकि ये स्टेबल है। और स्टेबल होने का सेम रीजन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रहता है रेड का। ओके, फॉस्फोरेंस अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो जब हम बात कर रहे हैं व्हाइट की, मैंने तुम्हें बताया था कि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, कंबसन करता है, ठीक है, और क्या करता है, डार्क ब्लू करता है, तो फॉस्फोरेंस उसको बोला जाता है। जबकि रेड के केस में ऐसा कुछ भी प्रॉपर्टी दिखाई देने को नहीं मिलती है। रिएक्शन विथ NaOH, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वापस से। इवॉल्व फॉस्फिन PH3, यहाँ पे क्या करेगा, PH3 इवॉल्व करेगा। कौन, व्हाइट फॉस्फोरस अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉस्फिन रिलीज होगी, जबकि यहाँ नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी रेड के साथ। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, इसमें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या कर रहा है, फॉस्फिन इवॉल्व कर रहा है। फॉस्फिन कौन इवॉल्व कर रहा है, व्हाइट वाला, जबकि रेड तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, पूछ ही नहीं रहा उसको। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें आता है बेटा सॉल्युबिलिटी की। जब हम बात करते हैं तो रेड फॉस्फोरस जो होता है वो तो दोनों में ही इनसॉल्युबल है, चाहे तुम वाटर उठा के रख लो या कार्बन डाइसल्फाइड ले लो। बट
व्हाइट फॉस्फोरस बेचारा किसके साथ सॉल्युबल हो जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, वाटर के साथ वो भी इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बार चार्ट दिखा रहा हूँ, तुम इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, यहाँ से स्टार्ट करना है, वीडियो 2-2 मिनट के लिए पॉज करो और नोट करना स्टार्ट करना। फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। हो गया इतना काम। उसके बाद आता है बेटा ये सॉल्युबिलिटी होगी, केमिकल रिएक्टिविटी हो गई, स्टेबिलिटी हो गई है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट करो। और फाइनली एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और आता है, रिएक्शन विथ NaOH। तो जब भी हम वाइट की बात करेंगे तो वहाँ पे फॉस्फीन रिलीज होगी, PH3 रिलीज होगी, जबकि रेड में कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। क्लियर है बेटा बात? ओके। नेक्स्ट आता है बेटा तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। अभी मैंने तुम्हें बताया था कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, कौन कौन से हो सकते हैं कंपाउंड। अभी हमने पीछे पढ़ लिए हैं सब कंपाउंड्स के बारे में। एक अगर मैं बोल दूं P2O5, एक बोल दूं P2O3। P2O5 का डाइमर क्या होगा बेटा, P4O10, और इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, इसका डाइमर है P4O10। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, इसका हो जाएगा P4O6। ठीक है, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कब होता है, जब लिमिटेड अमाउंट मिलता है। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई में क्या बनेगा, ट्राईऑक्साइड, एक्सेस अमाउंट में क्या मिलेगा, पेंटाऑक्साइड। तो फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं गया है तो उसको लिख लो। कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस में दो हैं, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड मतलब P2O3, इसको तुम लिख सकते हो P4O6, ये दोनों ही नाम इसके हैं। ठीक है, दूसरा है बेटा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसमें लिख सकते हो P2O5 और P4O10। कोई कष्ट तो नहीं है ना इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। ये क्या है, डाइमर फॉर्म है इसके। अगर तुम P2O3 मिला दोगे तो P4O6 हो जाएगा, P25 और P2O5 मिला दोगे तो P4O10 तुम्हें मिल जाने वाला है, डाइमर फॉर्म है। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड की कहानी। जो हमने पढ़ लिया है तो अगर तुम एक बार भी रीडिंग इसमें मार लो तो समझ जाएगा। फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड की अगर मैं कहानी बताऊं, यह P2O3 या P4O6। Phosphorus trioxide is formed when phosphorus is burned in limited supply of air. When phosphorus burn in limited supply of air, अगर limited supply में हम phosphorus को burn करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, phosphorus trioxide। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ध्यान हो, अभी 2-4-10 मिनट पहले तो मैंने सेम चीज़ बताई थी तुम्हें। जब हम क्या ले रहे हैं, इसको वीडियो पॉज करके नोट भी करते रहना बेटा, वीडियो पॉज करो नोट कर लो। प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, अगर हम बर्न कर रहे हैं इसको कब, जब लिमिटेड अमाउंट है एयर का, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, P4O6 या P2O3। क्या मिल जाएगा, P4O6 या P2O3। इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिमिटेड अमाउंट हमने लिया है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, हमने लिया है लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, नोट करो। अब देखो जहाँ पे दो या इस टाइप की रिएक्शंस आती है ना बेटा, कि लिमिटेड अमाउंट के साथ ये कर रहा है, एक्सेस के साथ ये कर रहा है, हॉट वाटर के साथ ये कर रहा है, कोल्ड वाटर के साथ ये कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछ लिए जाते हैं। तो लिमिटेड अमाउंट में समझ आ गया, क्या बनेगा, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड। एक्सेस में बार बार बता रहा हूं, एक्सेस अगर होगा तो क्या बनाएगा बेटा, अगर तुमने क्या ले लिया यहाँ पे, एक्सेस ले लिया, एक्सेस अमाउंट अगर ले लिया बेटा, तो एक्सेस अमाउंट में क्या मिलने वाला है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। प्रिपरेशन बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस इन एक्सेस ऑफ एयर, बाय हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस को जब हम हीट कर रहे हैं एक्सेस ऑफ एयर में, एक्सेस ऑफ एयर में जब हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और इसके स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर दिखता है कुछ बेटा ऐसा, P सिंगल बॉन्ड O, P सिंगल बॉन्ड O, P सिंगल बॉन्ड O, P सिंगल बॉन्ड O, P। इतनी कहानी समझ आई। अब मैंने क्या बोला था, हर फॉस्फोरस क्या बनाएगा, हर फॉस्फोरस क्या कर रहा है बेटा, 3 सिंगल 1 डबल। तो
1 2 3 सिंगल हो गए, इसके भी 1 2 3 सिंगल हो गए, बीच में रख दो ऑक्सीजन। समझ पाए बात क्या बोला मैंने? ये वैसे मैंने बता रखा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, लेकिन वापस से देख लो, पी ओ पी, पी ओ पी, पी ओ पी और पी ओ पी, ठीक है। अब फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ये दोनों ही जितने भी फॉस्फोरस है 1 2 3 4, चारों के 3 3 बॉन्ड कंप्लीट है। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैंने इतने बार बता दिया बेटा सेम स्ट्रक्चर्स केमिकल बॉन्डिंग से लेकर अभी तक, तो 90% तो समझ आ चुका होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, P4O10। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें समझ आएंगे। नंबर ऑफ POP बॉन्ड अगर पूछ लिया, नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। नंबर ऑफ POP बॉन्ड अगर पूछा गया तो कर लोगे। तो कितने बॉन्ड है, नंबर ऑफ POP बॉन्ड 4 है। अगर पूछ लिया, अच्छा 4 नहीं बेटा 6, ये भी POP बॉन्ड है, POP POP 6 बॉन्ड है टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ PO पूछ लिया या नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O पूछ लिया, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे P4O10 से। समझ आ गया? तो मेन तुम्हें उद्देश्य क्या है इसमें बताने का, ये तो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बताया था। अगर हम P4O6 की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड हट के लोन पे रह जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम एक्सेस में लेंगे बनेगा P4O10, लिमिटेड में लेंगे तो बनेगा P2O3। लिमिटेड में ट्राई ऑक्साइड, एक्सेस में पेंटा ऑक्साइड, मतलब ज़्यादा ऑक्साइड बनेंगे पेंटा, कम होगा तो 3 ही ऑक्साइड बनेंगे ट्राई ऑक्साइड, ज़्यादा लोगे तो 5 ऑक्साइड बनेंगे, पेंटा ऑक्साइड्स बनने वाले हैं, ठीक है। एक्शन विथ वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो मार्जिन होता है नोटबुक के, लिख लो, उसमें 4-5 मार्जिन में 4-5 बार नोट कर लो इसको। ये एडवांस में पूछा गया जेई वालों के लिए, ठीक है। कल ही मैं क्वेश्चंस देख रहा था, ABC करके क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, तो उसमें ये दिया गया था, ऑप्शंस दिए गए थे इसमें। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन पेपर था एडवांस में पूछा गया था कि द रिएक्शन ऑफ Cl2 गैस विथ डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट एंड हॉट कंसनट्रेटेड NOH इन वाटर गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ 2 डिफरेंट ऑक्सी एसिड। इस टाइप के क्वेश्चंस थे ABC, ठीक है। इसमें RST रिस्पेक्टिवली पूछा गया था। ये जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ यह है एडवांस 2013 का। तो इस तरीके के क्वेश्चन, इसमें ये भी टर्म यूज़ किया गया कि क्या कर रहे हैं हम, P4O10